हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल रेशमा हिंदी अकेडमी पर। तो जिसमें हम सीटेट के 30 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं। तो आप लोग जाकर प्लेलिस्ट में उन्हें देख लीजिए, जो कि एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब हम लेकर आए हैं अभ्यास प्रश्न सीटेट क्लास 1। तो चलिए पढ़ते हैं। जब नहीं था इंसान जब नहीं था इंसान, धरती पर थे जंगल, जंगली जानवर परिंदे, इन्हीं सब के बीच उतरा इंसान और घटने लगे जंगल, जंगली जानवर। यानी इस पद्यांश में कवि ने मनुष्य और पृथ्वी के संबंधों को गहराई से व्यक्त किया है। यानी कवि कहता है कि जब पृथ्वी पर मनुष्य नहीं आया था, यानी जब नहीं था इंसान, यानी जब पृथ्वी पर इंसान नहीं था, धरती पर थे जंगल, जंगली, तब केवल जंगल थे, जंगली जानवर और जंगली जानवर थे, जंगली जानवर परिंदे, इन्हीं सब के बीच उतरा इंसान। तब धरती पर जंगली जानवर और परिंदे थे, जंगल, जंगली जानवर और परिंदे थे, इन्हीं सब के बीच उतरा इंसान, इन्हीं सब के बीच उतरा इंसान और घटने लगे जंगल। बाद में मनुष्य धरती पर आया और अपनी स्वार्थपरता प्रवृत्ति के कारण जंगलों को काटने लगा, जिससे जंगली जानवर बढ़ने लगा बेतहाशा। अब कहाँ जाते जंगल, यानी जिससे जंगली जानवर और परिंदों का अस्तित्व संकट में पड़ गया, संकट में पड़ गया। इंसान बढ़ने लगा बेतहाशा। अब कहाँ जाते जंगल, जंगली जानवर परिंदे, प्रकृति किसी के साथ नहीं करती ना इंसाफी, सभी के लिए बनाती है जगह। सो अब इंसानों के भीतर उतरने लगे हैं जंगल, जंगली जानवर और परिंदे। यानी मनुष्य की संख्या निरंतर निरंतर और बेहिसाब बढ़ती गई, लेकिन जंगल और जंगली जंतु घटते चले गए। कवि प्रश्न करता है कि अब जंगल और जंगली जानवर पक्षी कहाँ जाएं? प्रकृति किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करती, यानी प्रकृति किसी के साथ नहीं करती नाइंसाफी, प्रकृति किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करती है। अन्याय यानी नाइंसाफी यानी अन्याय नहीं करती है, वह सभी के लिए स्थान बनाती है, जगह सभी के लिए बनाती है, जगह वह सभी के लिए स्थान बनाती है। सो अब इंसानों के भीतर उतरने लगे हैं जंगल। अब जंगल और जंगली जानवर और पक्षी मनुष्य के भीतर प्रवेश कर रहे हैं, अर्थात मनुष्य की प्रवृत्तियां हिंसक, असंतुलित और असभ्य होती जा रही हैं। यह पद्यांश मनुष्य के स्वार्थ और प्रकृति के साथ किए गए अन्याय की ओर चेतावनी देता है। चलिए बढ़ते हैं, यह है हमारा पद्यांश। इस पद्यांश से जो प्रश्न बनते हैं, तो चलिए हम प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न 1 है कि पद्यांश के अनुसार प्रारंभ में धरती पर क्या था? ए शहर और मकान, बी खेत और किसान, सी जंगल, जंगली जानवर और परिंदे, डी है कारखाने और मशीन। यानी पद्यांश के अनुसार कि प्रारंभ में धरती पर क्या था, तो इसका सही आंसर है सी जंगल, जंगली जानवर और परिंदे। इसके अलावा पृथ्वी पर कुछ भी नहीं था। इंसान इन सब के बाद उतरा है, पृथ्वी पर आया है। प्रश्न 2 है कि जंगलों के घटने का मुख्य कारण क्या बताया गया है? ए प्राकृतिक आपदा, बी है मनुष्य का आगमन और बढ़ना, सी है जलवायु परिवर्तन, या फिर डी है पशुओं का पलायन। तो चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। तो प्रश्न 2, जंगलों के घटने का मुख्य कारण क्या बताया गया है? तो इसका सही आंसर है बी मनुष्य का आगमन और बढ़ना। यानी मनुष्यों की जनसंख्या बेतहाशा बढ़ती गई, जिससे जंगलों की संख्या घटने लगी, मनुष्य जंगलों को काटने लगा। अगला प्रश्न है प्रश्न 3 है कि इंसान बढ़ने लगा बेहिसाब, पंक्ति से क्या तात्पर्य है? ए इंसान समझदार हो गया, बी है जनसंख्या तेजी से बढ़ने लगी, सी है इंसान जंगलों में रहने लगा, या फिर डी है इंसान प्रकृति से प्रेम करने लगा। तो इंसान बढ़ने लगा बेहिसाब, पंक्ति से आशय है प्रश्न 3। तो प्रश्न 3 का सही आंसर है बी जनसंख्या तेजी से बढ़ने लगी। मनुष्य जब पृथ्वी पर आया तो उसकी जनसंख्या तेजी से बढ़ने लगी।
जो कि निरंतर बढ़ रही है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न 4, कवि के अनुसार प्रकृति किसके साथ नाइंसाफी नहीं करती। हम सीटेट के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं, आप लोग इसे देख लीजिए। प्रश्न 4 है कि कवि के अनुसार प्रकृति किसके साथ नाइंसाफी नहीं करती है। ए, केवल इंसान के साथ, बी, केवल जानवरों के साथ, सी, किसी के साथ नहीं, या फिर डी है केवल पक्षियों के साथ। तो प्रश्न 4 का सही आंसर, तो प्रश्न 4 का सही आंसर है सी, किसी के साथ नहीं। यानी प्रकृति किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करती है, चाहे वह जंगली जानवर हो या पक्षी हो, परिंदा हो, इंसान हो, चाहे कुछ कोई भी हो, प्रकृति सभी के साथ समान व्यवहार करती है। प्रश्न 5, प्रश्न 5 है कि इंसानों के भीतर उतरने लगे हैं जंगल पंक्ति का आशय है। ए, इंसान जंगल में रहने लगा, बी, इंसान में जंगली प्रवृत्तियां बढ़ रही हैं, सी है जंगल फिर से बढ़ रहे हैं, या फिर डी है जानवर इंसान बन रहे हैं। यानी इंसानों के भीतर उतरने लगे हैं जंगल। तो प्रश्न 5 का सही आंसर है बी, इंसान में जंगली प्रवृत्तियां बढ़ रही हैं, यानी वह इंसान जंगलों को नष्ट कर रहा है। प्रश्न 6, प्रश्न 6 है कि जंगल का पर्यायवाची नहीं है। ए, बगीचा, बी, वन, सी, कानन, या फिर डी है अरण्य। तो जंगल का पर्यायवाची नहीं है, तो इसका सही आंसर है ए, बगीचा, जबकि वन, कानन और अरण्य ये जंगल के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न 7, प्रश्न 7 है पेडागोजी से। उसने पढ़ा, उसने खाया और उसने चीखा जैसे भाषा प्रयोग दर्शाते हैं। ए, नियम का उल्लंघन, बी है संदर्भ की समझ का होना, सी है नियम कंठस्थ न होना, डी है नियम का अति सामान्यीकरण। तो प्रश्न 7 इसका सही आंसर, उसने पढ़ा, उसने खाया और उसने चीखा जैसे भाषा प्रयोग दर्शाते हैं। तो प्रश्न 7 का सही आंसर है 4, नियमों का अति सामान्यीकरण। नियमों का अति सामान्यीकरण दर्शाता है, क्योंकि हम भाषा के नियमों को जानकर भी उसका व्यवहार प्रयोग करते हैं। चलिए लिख देती हूं, क्योंकि हम भाषा के नियमों को जानकर भी उसका व्यवहारिक प्रयोग करते हैं। व्यवहारिक प्रयोग करते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न 8, प्रश्न 8 है कि व्याकरण शिक्षण के संदर्भ में, व्याकरण शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। ए, व्याकरण शिक्षण के लिए समय सारणी में अलग से काव्यांशों की व्यवस्था होनी चाहिए, बी है भाषा प्रयोग की अपेक्षा भाषा नियमों को ही महत्व देना चाहिए, सी, बच्चे परिवेश में उपलब्ध भाषिक प्रयोगों के आधार पर स्वयं भाषा के नियम बनाने की क्षमता रखते हैं, डी है व्याकरण शिक्षण अत्यंत आवश्यक है। तो प्रश्न 8 का सही आंसर, तो प्रश्न 8 का सही आंसर है बी, यानी व्याकरण शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर है बी, भाषा प्रयोग की अपेक्षा भाषा नियमों को ही महत्व देना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न 9, तो प्रश्न 9 है कि भाषा की पाठ्य पुस्तक में ऐसे पाठ रखे जाएं जो केवल व्याकरणिक नियमों का ही अभ्यास कराते हों, बी है अत्यंत छोटे हों, सी है सरल भाषा से युक्त हों, या फिर डी है बच्चों के परिवेश से जुड़े हों। तो प्रश्न 9,
प्रश्न 9 का सही आंसर है डी, बच्चों के परिवेश से जुड़े हों। यानी पाठ्य पुस्तक में बच्चों के परिवेश से जुड़े विषय अधिक प्रभावी होते हैं, इसलिए भाषा की पाठ्य पुस्तक में बच्चों के परिवेश से जुड़े पाठ रखे जाने चाहिए, क्योंकि बच्चा जैसे वातावरण में रहेगा वैसा वह भाषा को अर्जित करेगा। इसलिए बच्चों के भाषा परिवेश को विशेष रूप से ध्यान में रखना चाहिए, यानी वैसे ही पाठ को रखा जाए जैसा बच्चों का परिवेश हो। प्रश्न 10, तो प्रश्न 10 है कक्षा में मौजूद बहुभाषिकता। प्रश्न 10 ए, बच्चों को लक्ष्य भाषा सीखने के लिए हतोत्साहित करती है। बी है शिक्षक के लिए एक जटिल और कठोर चुनौती है। सी है भाषा शिक्षण में बाधक है। डी है भाषा शिक्षण में एक संसाधन के रूप में प्रयुक्त हो सकती है। तो प्रश्न 10 का सही आंसर, इसका सही आंसर है डी, यानी कक्षा में मौजूद बहुभाषिकता भाषा शिक्षण में एक संसाधन के रूप में प्रयुक्त हो सकती है। प्रश्न 11 है कि द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी सीखने का मुख्य उद्देश्य, यानी द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी सीखने का मुख्य उद्देश्य क्या है। ए, मानक हिंदी लिखने में निपुणता प्राप्त करना। बी है हिंदी और अपनी मातृभाषा के अंतर को कंठस्थ करना। सी है हिंदी के व्याकरण पर अधिकार प्राप्त करना। डी है दैनिक जीवन में हिंदी में समझने तथा बोलने की क्षमता का विकास करना। तो प्रश्न 11 का सही आंसर, तो इसका सही आंसर है डी, यानी दैनिक जीवन में हिंदी में समझने तथा बोलने की क्षमता का विकास करना, जिससे कि बच्चा अपने दैनिक जीवन में हिंदी में अपनी बातों को एक दूसरे से वार्तालाप कर सके, हिंदी में अपने दैनिक जीवन में एक दूसरे से वार्तालाप कर सके, जिसे समझने और बोलने की क्षमता में निरंतर विकास होता है। चलिए प्रश्न 12, तो प्रश्न 12 है कि निम्नलिखित में कौन सा उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। पूछ रहा है नहीं है। प्रश्न 12, ए, सही रूप से में समझाना। बी है व्याकरण के नियमों को रटना। सी है निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग। डी है दूसरों के अनुभवों से जुड़ पाना और संदर्भों में चीजों को समझना। यानी उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, तो इसका सही आंसर है बी, व्याकरण के नियमों को रटना। व्याकरण के नियमों को रटा नहीं जाता बल्कि उन्हें समझा जाता है, समझ के याद किया जाता है। जबकि सही रूप में समझना ये सही है। निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग ये भी ठीक है। दूसरों के अनुभवों से जुड़ पाना और संदर्भों में चीजों को समझना ये भी सही है। गलत है तो इसका सही आंसर है बी, यानी गलत पूछ रहा है तो व्याकरण के नियमों को रटना ये गलत है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न 13। प्रश्न 13 कह रहा है कि सपना अपनी कक्षा के बच्चों को मौखिक अभिव्यक्ति के अवसर देने के लिए अनेक क्रियाकलाप करती है। यानी सपना जिसकी शिक्षिका है वो अपनी कक्षा के बच्चों को मौखिक अभिव्यक्ति यानी एक दूसरे से ज्यादा व्यक्तिगत रूप से बात करना, अभिव्यक्ति के अवसर देने के अनेक क्रियाकलाप करती है। आप निम्नलिखित में से सबसे ज्यादा प्रभावी किसे मानते हैं। ए, विभिन्न परिस्थितियों में संवाद अदायगी करना। बी है शब्दों को जोर जोर से बोलना। सी है कहानी को बोल बोल कर पढ़ना। या फिर डी है समाचार पत्र का वाचन। तो प्रश्न 13 का सही आंसर ए, विभिन्न परिस्थितियों में संवाद अदायगी करना। परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, अपने अंदर की जो अभिव्यक्ति है, बातचीत करने का जो तरीका है उसे दूसरों के सामने रखना चाहिए, प्रकट करना चाहिए, एक दूसरे से वार्तालाप करना चाहिए। तो सपना अपनी कक्षा के बच्चों को अधिक मौखिक अभिव्यक्ति के लिए यानी ज्यादा से ज्यादा बोलने के लिए अवसर देने के लिए अनेक क्रियाकलाप करती है, यानी अनेक प्रतियोगिताएं स्थापित करती है, जिसमें यानी
जिससे विभिन्न परिस्थितियों में संवाद अदायगी हो सके, एक दूसरे से अपने बातों का वार्तालाप हो सके। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न 14। तो प्रश्न 14 कह रहा है कि सुहेल 1 साल पहले असोम से पंजाब आया है। वह हिंदी भाषा का प्रयोग करते समय त्रुटियां करता है। एक शिक्षक के रूप में आप किस कथन को सही मानेंगे? ए, उसे रोज 1 घंटा हिंदी भाषा के शब्द बोलने का अभ्यास करना चाहिए। बी है, सुहेल को भाषा प्रयोग के अधिकाधिक अवसर का प्रोत्साहन देना चाहिए। बी सी है, सुहेल को बार बार उसकी त्रुटियों के बारे में बताना चाहिए। या फिर डी, सुहेल की मातृभाषा का प्रभाव लक्ष्य भाषा पर नहीं पड़ने देना चाहिए। तो सुहेल जो कि असम में रहता था, वो असम से 1 साल पहले पंजाब आया है। वह अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते समय त्रुटियां करता है। एक शिक्षक के रूप में आप किस कथन को सही मानेंगे? तो इसका सही आंसर है बी, सुहेल को भाषा प्रयोग यानी सुहेल को बोलने के अधिक से अधिक अवसर व प्रोत्साहन देना चाहिए, जिससे उसकी मातृभाषा में जो त्रुटियां आती हैं तो वह स्वभावतः ही समाप्त हो जाए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न 15। तो प्रश्न 15 कह रहा है कि भाषा के संदर्भ में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है। निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है ए, बच्चों हेतु भाषा प्रयोग के अवसर जुटाना। बी है, बच्चों को अगली कक्षा में प्रोन्नत करना। सी है, बच्चों को विभिन्न श्रेणियों में विभक्त करना है। फिर डी है, बच्चों की भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों के संभावित कारणों की पहचान करना। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। आप लोगों के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करते हैं, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल से जुड़े रहिए। प्रश्न 15, यानी भाषा के संदर्भ में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य। तो इसका सही आंसर है डी, बच्चों की भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों के संभावित कारणों की पहचान करना। चलिए, यानी बच्चों में भाषा प्रयोग संबंधी कहाँ कठिनाई आ रही हैं, उनके कारणों को जानना और उनमें सुधार करने के अवसर देना। संदर्भ के भाषा के संदर्भ में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य बच्चों की भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों के संभावित कारणों की पहचान करना, यानी बच्चा कहाँ पर गलती कर रहा है उसकी पहचान करना। प्रश्न 16। तो प्रश्न 16 कह रहा है कि भाषा के सतत व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है ए, बच्चों की सीखने की प्रक्रिया को समझकर उपयुक्त शिक्षण अधिगम प्रक्रिया बनाना। बी है कि अगली कक्षा में प्रोन्नत करने हेतु समय जुटाना। सी है, बच्चों की त्रुटियों की पहचान करना। फिर डी है, मूल्यांकन की परंपरा का निर्वाह करना। तो भाषा के सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य, तो इसका सही आंसर ए, यानी बच्चों की सीखने की प्रक्रिया को समझकर, यानी भाषा के सतत और व्यापक मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य है कि बच्चों की सीखने की प्रक्रिया को समझकर उनके अनुसार, यानी बच्चों के अनुसार शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को अपनाना। अभ्यास करा रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करिए। क्या है कि अभ्यास करने से जो हम पिछले पढ़ चुके हैं, लगातार अभ्यास करने से वो हमें याद हो जाता है। एक पंक्ति हम सुनाना चाहेंगे अभ्यास पर, यानी करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। तो जितना ज्यादा आप अभ्यास करेंगे उतनी ज्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी, यानी प्रैक्टिस अभ्यास करते रहेंगे तो आपको याद होता जाता रहेगा। प्रश्न 17 है कि उपचारात्मक शिक्षण की सफलता मुख्यतः निर्भर करती है ए, बच्चों की समाज सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर। बी है, बच्चों की भाषागत त्रुटियों की सूची बनाने पर। सी है, समस्याओं की पहचान पर। फिर डी है, समस्याओं के कारणों की सही पहचान। ये उपचारात्मक शिक्षण की सफलता मुख्यतः निर्भर करती है, तो इसका सही आंसर है डी, समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। यानी उपचारात्मक शिक्षण वह शिक्षण होता है जिसमें बच्चों की समस्याओं का निदान किया जाता है। जब कोई बच्चा अध्ययन के दौरान किसी समस्या से ग्रस्त है तो सर्वप्रथम उसकी समस्या को जानना चाहिए,
उसके कारणों की सही पहचान करनी चाहिए, इसी पर उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर होती है। चलिए मैं लिख देती हूँ। सर्वप्रथम उसकी समस्याओं को जानना चाहिए। बच्चों बच्चों की सर्वप्रथम समस्याओं को जानना चाहिए। यानी सबसे पहले बच्चों की क्या समस्या है ये जानना चाहिए। तत्पश्चात उन कारणों की सही पहचान करनी चाहिए, इसी पर उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न 18। तो प्रश्न 18 कह रहा है कि उच्च कक्षा में साहित्य साधन है और भाषा कौशल साधन है। प्रश्न 18 बी है, केवल छंद अलंकारों को समझने के प्रयास करना ही भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। सी है, भाषा कौशल साध्य है और साधन है साहित्य। डी है, भाषा की पाठ्य पुस्तक अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो उच्च कक्षा में इसका सही आंसर है सी। क्या है? तो सी, यानी भाषा कौशल साध्य है और साधन है साहित्य। यानी भाषा के सभी कौशल उच्च कक्षाओं के साध्य के रूप में कार्य करते हैं, जबकि पाठ्य पुस्तक होता है साहित्य आदि साधन के रूप में कार्य करते हैं। जो साहित्य है वह साधन के रूप में कार्य करता है। चलिए उच्च कक्षाओं की बात की जा रही है। प्रश्न 19 है। तो प्रश्न 19 कह रहा है कि भाषा अर्जन शिक्षक की आवश्यक उपस्थिति की मांग करता है। बी है, भाषा की कक्षा में ही संभव है। सी है, सहज स्वाभाविक होता है। फिर डी, प्रयासपूर्ण होता है। तो प्रश्न 19, भाषा अर्जन कैसा होता है? तो भाषा अर्जन यानी भाषा सीखना यानी सहज और स्वाभाविक होता है। भाषा अपने आप अर्जित होती रहती है, हम सीखते रहते हैं। बच्चा जब जन्म लेता है तो जन्म से ही वह भाषा धीरे धीरे करके सीखने लगता है। यानी भाषा अर्जन या तो स्वाभाविक प्रक्रिया है, बच्चा सीखता जाता है। भाषा अर्जन अपने अनुसार ग्रहण करना सहज और स्वाभाविक होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न 20। तो प्रश्न 20 है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्रक्रिया में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। ए, पाठ्य पुस्तक में दिए गए साहित्यिक अंशों की विस्तृत व्याख्या। बी है, पठन कौशल पर अधिक बल देना। सी है, पाठों के शब्दों का अर्थ जानने के लिए शब्दकोश का प्रयोग करना। डी है, समाचार पत्र पत्रिकाओं या अन्य भाषिक सामग्री में कही गई बात के निहितार्थ सोच सरोकार की पहचान करना। प्रश्न 20। प्रश्न 20। तो प्रश्न 20 का सही आंसर है सी, पाठों के शब्दों का अर्थ जानने के लिए शब्दकोश का प्रयोग करना। यानी पाठों में आए पाठ यानी जो कक्षा का जो पाठ है, यानी पाठ में आए कठिन शब्दों यानी शब्द का अर्थ जानने के लिए शब्दकोश का प्रयोग करना। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्रक्रिया में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, यानी पाठ में आए कठिन शब्दों का अर्थ। तो ये थी हमारी आज की क्लास। उम्मीद है आप लोगों को हमारे यहाँ महत्वपूर्ण प्रश्नों का जो अभ्यास प्रश्न लेकर हम आए हैं आप लोगों को पसंद आ रहा है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में अपना प्यारा सा कमेंट लिखिए। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक आप लोग हमारे इस महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज को देखते रहिए। थैंक यू।